हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ आइस एंड जुडिशरी। वन लाइनर से ऊपर वाली जो हमारी सीरीज चल रही है 70th बीपीएससी को टारगेट करते हुए, उसके पार्ट 3 में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके ऑप्शंस में डायरेक्ट दिख सकते हैं। वो उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको क्वेश्चंस में एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो समर्थ सीरीज के अंदर हम वो सारे चीज करके पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर बात करें तो करंट अफेयर्स की, जिसमें जो पॉइंट होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम वन लाइनर्स। तो ये समर्थ सीरीज आपके काफ़ी काम का होने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चीज़ों को नोट्स बनाइए, आप लिखिए उन चीज़ों का। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख देना। आप टेलीग्राम पर जुड़िए, आपको कॉन्टेक्ट सारा पता है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि समर्थ सीरीज को कैसे आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि मैं आपको क्वेश्चंस ला करके दूं, फैक्ट्स ला करके दूं, रिसर्च करके वो सारी बातें बताऊं जो यूपीएससी लेवल पे, बीसीएस लेवल पे पूछे जाते हैं और जो पूछे जा चुके हैं। उन सारे पॉइंट्स को मैं इकट्ठा करके आपको समर्थ सीरीज के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं, सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। सो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको आराम से फॉलो करिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। पहले तो हैप्पी दिवाली सबको कह देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप सबको मेरे और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द ओवरऑल स्कोर ऑफ इंडिया एज पर द नीति आयोग रिलीज्ड एसडीजी रिपोर्ट 2023-2024। मैं कहूं कि 2023-24 की जो रिपोर्ट नई वाली आई है, एसडीजी रिपोर्ट, किसके द्वारा रिलीज करी जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के द्वारा। मैंने क्वेश्चन में दे दिया है, पर ऐसे आएगा नहीं आपके पेपर में कि नीति आयोग द्वारा रिलीज्ड एसडीजी। वो पूछ देंगे या तो किस कौन रिलीज करता है, या तो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं वही पूछेंगे वो, या फैक्ट्स के रूप में जो मैं बताऊंगा उसमें से कोई पूछ देंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि 2023-24 की जो रिपोर्ट अभी नीति आयोग ने रिलीज करी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो हमारा रिपोर्ट है, उसमें भारत की ओवरऑल स्कोर कितना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैंकिंग एट ऑल, स्कोर कितना है 100 में, आउट ऑफ 100 बात कर रहे हैं। ये तो 71 है, 70 है, 69 है या 52 है। भारत का स्कोर की बात किया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एसडीजी रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए और फैक्ट्स को लिखिए नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए तरीका बहुत बड़ा साफ होता है तैयारी करने का कि आप करंट अफेयर्स में तो नहीं इतना ज़्यादा आप कर सकते हो, पर दूसरे पेपर्स में आप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक है, आप उस पेज के ऊपर अपने नोट्स के ऊपर उस टॉपिक का नाम लिख दो। जैसे कोई क्विट इंडिया मूवमेंट है या कुछ भी ऐसा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की हम बात करें, कोई भी स्कीम या कोई भी चीज़ है, उसको आप उस पेज के ऊपर लिख दो और उस पेज में ही, एक पेज के अंदर आप सारी बातों को एक साथ इकट्ठा करके लिख दो। तो अगर आप 100 पेज की एक कॉपी यूज करें तो आप समझ लो कि लगभग 97-98 या मान लो 90 टॉपिक्स तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके नोट्स आपके पास हर चीज़ रहेंगे उसमें अवेलेबल, उस पेज के अंदर। कब बना, क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर चीज़ लिख लीजिए जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस क्वेश्चन को वैसे ही नोट्स बनाइए तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए आंसर 71 होता है। अब इसके बारे में बात करें आगे। देखिए सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे, एक तरीके का हमारा टारगेट है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें बहुत सारे टारगेट्स हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मुझे याद है यूपीपीसीएस के पेपर उन्होंने चार दे दिए थे, 13-15 ऐसे करके, उसमें बताया गया था कि कौन कौन से। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई कि आप ये याद कर लेना 17। अगले क्वेश्चन में जब अगला मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इन 17 के बेस पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो पीसीएस में आया हुआ। तो इसके बीच में जो कल या परसों जो मेरी वीडियो आएगी उसके बीच में आप 17 का 17 एसडीजी पढ़ लेना आप, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस बनाने में आसान होगा, वरना वैसे भी पढ़ा तो दूंगा ही। देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा कि भारत का स्कोर कितना है, 71। कब? 2023-24 में। अब आपको इस फोटो को देखकर लग रहा होगा कि भाई मैंने 4 स्कोर लगा रखे हैं। तो ये 4 स्कोर क्या है? पहली रिपोर्ट जब आई थी तो बेस लाइन रिपोर्ट बोलते हैं इसको एसडीजी की, वो 2018 में आई थी नीति आयोग के द्वारा। देखो नीति आयोग बना ही 1 जनवरी 2015 को है, पहले तो प्लानिंग कमीशन थी, आपको पता होना चाहिए बात। तो पहली बार जब एसडीजी बनी थी ना, मतलब एसडीजी रिपोर्ट बनाई गई थी नीति आयोग के द्वारा, तो जो बेसलाइन रिपोर्ट जिसको बोलते हैं उसमें भारत का स्कोर कितना था, 57। 2019-20 में कितना हुआ, 60। 2020-21 में कितना हुआ, 66। और अब जाकर के जो चौथी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भारत का स्कोर कितना हो गया, 71। तो आपको ये भी याद रखना है 57, 60, 66 और 71 आपको एक बार में सुन लोगे तो याद रहेगा, ठीक है। उसके अलावा फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे स्टेट्स ने इस बार जो हमारी रिपोर्ट आई है उसमें ओवरऑल स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखाया है। जितने भी स्टेट्स हमारे हैं भारत के अंदर, जो यूटीज हैं, उन सब ने पिछले साल के अच्छा हमारा क्या करा इस बार इस रिपोर्ट के अंदर करा है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सीधे पूछ देंगे कि 10 स्टेट ने अच्छा करा, 15 स्टेट ने खराब करा, 15 स्टेट ने अच्छा करा, 2 स्टेट ने खराब करा, नहीं,
सारे ही स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है इस बार। उसके अलावा जो गोल 13 है जिसको क्लाइमेट एक्शन बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें तो पिछले साल पूरे स्टेट्स को, अगर इंडिया को जस्ट एक स्टेट देख लें, अगर हम इंडिया एज अ देश देखें तो उसमें सारे राज्यों ने 54 स्कोर करा था, 54 स्कोर किया था किसमें, गोल नंबर 13 में। इस बार उन्होंने कितना करा है, 67। तो यानी कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसके अंदर देखा गया है, क्लाइमेट एक्शन को लेकर के। तो आप समझ लीजिए भारत में सारे राज्य मिलकर के क्लाइमेट एक्शन के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से उनकी जो इंप्रूवमेंट है वो देखी गई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नो पॉवर्टी, जो गोल नंबर 1 है हमारा, गरीबी 0 से 0 हो जाए, कम से कम हो जाए, उसमें इंप्रूवमेंट कितना हुआ है, 60 से 72 देखा गया है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पहली जो रिपोर्ट आई थी बेसलाइन रिपोर्ट 2018 में, उसको अगर हम कंपैरिजन या उसको हम बेस माने तो सबसे ज्यादा इन 4-5 सालों में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस स्टेट ने करी है, तो उत्तर प्रदेश ने करी। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ से लोग, ज्यादा लोग क्या हुए हैं, गरीबी से बाहर आए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं। उसके बाद उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ओवरऑल स्कोर में। तो सबसे ज्यादा पूरे भारत में किसी ने बेसलाइन रिपोर्ट से कंपैरिजन करे तो अच्छा करा है, वो कौन है, उत्तर प्रदेश। कितना इंप्रूवमेंट करा अपने स्कोर को, 25। अपने जो उस टाइम उसका जो 2018 में स्कोर था उससे 25 आगे चला गया वो, 25 स्कोर। उसका एक देखिए स्कोर देने का पैमाना होगा, 113 इंडिकेटर्स हैं, उसके बेसिस पे स्कोरिंग करते हैं कि भाई वहां पे कितनी स्कीम्स को कैसे इंप्लीमेंट वगैरह किया जा रहा है, सब कुछ ध्यान में रख के। ये मेरा पॉइंट है। आगे हम बात करें, एक क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है कई बार पेपर्स में कि जो एसडीजी रिपोर्ट आती है नीति आयोग की, उसमें क्या 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये असेंबल करके या फिर उसके ऊपर बात कर रहे हैं क्या। पहले जब रिपोर्ट बनती थी तो 13-14 ही थे, लेकिन अब जाकर के 16 है, 17 के 17 अभी भी ये यूज नहीं कर रहे, क्योंकि जो लास्ट वाला है उसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मद्देनजर ये अपना क्या करते हैं, एसडीजी रिपोर्ट बनाते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि 16, 17 नहीं, 16 ही बना रहे हैं अभी भी। 16 जो हमारे गोल्स हैं, 17 में से जो 16 गोल्स हैं उनको दिमाग में रख के रिपोर्ट बनाते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है अभी नीति आयोग के, सुमन बेरी साहब, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीईओ कौन है, बीबीआर सुब्रमण्यम। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि पहले सीईओ कौन थे और पहले वाइस चेयरमैन कौन थे, ये आपको बताना है। चेयरमैन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बीपीएससी एग्जाम स्पेशल चैनल टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जुड़िए। और ट्विटर पे तो जरूर आइए, मेरे यूपीएससी स्क्रीनशॉट पे जब आप फॉलो करोगे मैं दिखाऊंगा आपको। समर्थ सीरीज वहां पे भी मैं चला रहा हूँ, इन द सेंस रहा हूँ कि मैं उस पर ट्वीट्स करता हूँ उस चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल्ड करके। जब भी मुझे चीज़ें जो दिखती है मैं फोर्स करता हूँ, मतलब ट्वीट करता हूँ उस पर। और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा जब आप मेरे ट्विटर से एक्टिव होगे, ट्विटर पे जुड़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी वहाँ पे। तो जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लिंक वगैरह। अब देखिए ये चीज़, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीएच है, सुपर डुपर मतलब स्लाइड है एकदम। कैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पूरे भारत को देखो तो 2018 में, मेंस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो। 2018 में आप देखोगे तो 4 कैटेगरीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिपोर्ट के अंदर बना रखी नीति आयोग ने। एस्पिरेंट, 0 से 49 के बीच में जिस राज्य का स्कोर है उसको एस्पिरेंट बोलते हैं। 50 से 64 वालों को परफॉर्मर बोलते हैं। 65 से 99 फ्रंट रनर और 100 वालों को अचीवर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 4 कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने कल आपको अवार्ड्स में 4 कैटेगरी बताए थे, वैसे इस रिपोर्ट के अंदर भी 4 कैटेगरी हैं, उनके एस्पिरेंट, उसके बाद परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड देन अचीवर आपको पता होने चाहिए। तो जो 2018 को अगर आप देखोगे भारत को, तो आपको दिखेगा कि परफॉर्मर स्टेट्स इंडिया में ज्यादा थे, मतलब जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में हुआ करता था। उसके अलावा एस्पिरेंट में कौन था, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, ठीक है। एंड फ्रंट रनर में उत्तराखंड एकमात्र ऐसा स्टेट था जो फ्रंट रनर में था। उसके अलावा तमिलनाडु था, अंडमान निकोबार था एंड केरला था। लेकिन आज अगर आप 2023-24 में देखेंगे तो बिहार, झारखंड और मेघालय और नागालैंड, 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए पूरे भारत में, तो लगभग सब के सब राज्य फ्रंट रनर में आ चुके हैं। 65 से 99 के बीच में वो सब लोग आ चुके हैं। और सबसे अच्छा उत्तराखंड कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अच्छा उत्तराखंड कर रहा है, जिसकी स्कोर काफी अच्छी है, जो फ्रंट रनर कैटेगरी में है, और उसका स्कोर काफी बढ़िया है। अचीवर स्टेट इंडिया में एक भी नहीं है अभी तक, किसी ने 100% अचीव नहीं किया है। लेकिन बिहार और झारखंड आपको याद होनी चाहिए, आप बीपीएससी के अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो। इवन उत्तर प्रदेश भी फ्रंट रनर स्टेट में आ चुका है, लेकिन बिहार अभी भी परफॉर्मर स्टेट में ही है। उसकी स्कोर अभी भी 50 से 64 के बीच में ही है। अगले बार जब इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें बिहार का स्कोर और बिहार की रैंकिंग, उत्तर प्रदेश, क्योंकि एक साथ आप पढ़ोगे तो डेटा बहुत सारा मगअप हो जाएगा, तो आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए
जो हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारे मतलब एसडीजी हैं 16, उसके बारे में बता रखा है कि क्या स्कोरिंग रही है, किसमें कितना अच्छा स्कोर किया गया। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, 17 के 17 गोल्स यहाँ दे रखे हैं। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जैसे देख लो आप, एसडीजी 7 में 96 स्कोर किया गया ओवरऑल। तो एसडीजी 7 क्या कहता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जो मिनिस्ट्रीज हमारी स्कीम चला रही हैं उसका इंपैक्ट, उज्ज्वला योजना वगैरह की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा रहा, इसलिए उनका स्कोर काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। तो आप इसको पॉज करके पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये सब नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप पेपर में एलिमिनेट भी कर पाओगे। कभी आप कॉन्फिडेंट दिखोगे आप पेपर में जब आपको चीज़ें थोड़ा सा अच्छा पता होता है। तो ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली इन न्यूज, मिशन 414 कैंपेन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। आपने कई सारे करंट वीडियो में सिर्फ इतना पढ़ लिया होगा, मिशन 414 कैंपेन किसने चलाया, क्यों चलाया, क्या रीजन है। शायद आप लोगों में से बहुत कम बच्चे पढ़े होंगे और यही पेपर में अगर कहीं अच्छा एग्जामिनर से मुलाकात हो गया ना, तो फिर आपको ये सामर्थ्य सीरीज बहुत काम आने वाला है। तो आपके ऑप्शन है डीआरडीओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसरो या यूजीसी। इनमें से किस बॉडी ने मिशन 414 कैंपेन चलाया है। तो आपको इस कैंपेन के साथ साथ एक और कैंपेन याद रखना है, टर्निंग 18 एंड यू आर द वन कैंपेन। अब आप इससे शायद गेस कर लिए होंगे कि टर्निंग 18 मतलब जब आप 18 साल के हो जाते हो तो वोटिंग कर सकते हो आप। तो वोटिंग करोगे तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक कैंपेन है मिशन 414 कैंपेन। क्यों चलाई गई थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि 414 पोलिंग स्टेशन जो हिमाचल प्रदेश स्टेट में हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश में तो काफी सारे पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें से 414 उन पोलिंग स्टेशन को टारगेट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिनमें पिछले जनरल इलेक्शन 2019 में 60% से कम वोटिंग हुई थी। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें उन सब पोलिंग स्टेशंस पे आकर के। उनको टारगेट किया गया, वहां पे ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई, ज्यादा उनको एक्सेसिबिलिटी दी गई। अगर एज्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके घर पर जाकर के वोटिंग लेने की व्यवस्था की गई। तो मतलब इन 414 कैंप जो पोलिंग स्टेशन है किस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उनको टारगेट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैंपेन चलाया था। अभी एक चीज आपको याद रखना है, शायद काफी सारे बच्चे मिस कर रहे हैं। मैंने एक दिन एक ट्विटर पे पूछा भी था किसी से, तो किसी ने बोला डीएमके है, टीएमसी नहीं। समाजवादी पार्टी 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। ऑब्वियसली सबसे पहली पार्टी तो बीजेपी है, दूसरी उसके बाद कांग्रेस और 10 आफ्टर समाजवादी पार्टी। अभी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, एक आध दो वोटिंग से अगर सीटें और बढ़ती हैं घटती हैं तो डेटा चेंज हो सकता है, पर अभी के लिए समाजवादी पार्टी आपकी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे भारत में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर। आगे शंकर लखवानी। शंकर लखवानी एक ऐसे व्यक्ति हैं, इंदौर से जीते हैं ये, जिनके अगेंस्ट में कोई नहीं खड़ा था। तो नोटा जो बेसिकली है, अब था भी तो दैट डजंट मैटर, नोटा इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर है जिनको मिला था वोट, ठीक है ना। तो शंकर लखवानी साहब 11,72,000 वोटों से सबसे बड़ी मार्जिन से जीते ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या था, नोटा। तो आप समझ लेते हो इंदौर से जीते, ये भी आपको पता होना चाहिए। थीम आपको बताना, इसलिए मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आप लोगों में से सब लोगों ने लगभग वोट किया होगा, आई एक्सपेक्ट। तो अगर आपने वोट किया होगा तो आपको वहां पे लिखा हुआ दिखेगा, थीम दिखा होगा। आप मुझे कमेंट में बताओ थीम क्या था इस साल के इलेक्शंस का, ठीक है। और नेशनल वोटर्स डे जो हमारी बनती है उसका भी थीम क्या था, ठीक है, आप बताओ। 65.79 वोटर टर्नआउट है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है भाई। 65.79, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी जनरल इलेक्शन की वोटिंग की, 65.79, 64 लाख मतलब 64 करोड़ लोगों ने लगभग जाकर के वोट करा है। इतना आपको अभी तक के लिए मैं अगर डेटा बताऊं तो पता होना चाहिए। इंडेक्स में आपको डिटेल डेटा भी बताऊंगा, लेकिन एक साथ नहीं। जब आप एक साथ पढ़ोगे तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे। 65.79% टोटल वोटर टर्न अराउंड है हमारी जनरल इलेक्शंस की। आगे बात करें, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कहां थी, 84% आपको कहां पे मिलेगा, लक्षद्वीप के अंदर। सबसे कम एज ए स्पेशल बिहार, तो मतलब पता ही नहीं क्या है, नेगेटिव चीजों में इतना आगे चला जाता है। 56.19% वोटिंग है बिहार में, सबसे कम। सबसे ज्यादा कहाँ है, लक्षद्वीप के अंदर। उसके बाद उत्तर प्रदेश, देन मिजोरम। आपको पता होना चाहिए, लो टर्न अराउंड स्टेट्स हैं ये। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट कौन है, राहुल गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इसके पहले दो इलेक्शंस हुए 2014 और 2019 में, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको 1/10 सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी मिली हो। मतलब कि अपोजिशन में बैठने के लिए आपको लगभग 1/10 तो होने ही चाहिए, 54-55 सीटें तो होनी ही चाहिए आपके पास। इतने थे नहीं दो बार से। पर जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती थी, जैसे कांग्रेस ही थी, तो उसके लीडर को हम क्या कर रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहे थे। पर इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें आई हैं, अभी वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो 2 टर्म के बाद, लगभग 10 सालों के बाद जाकर के लीडर ऑफ अपोजिशन एज पर नॉर्म्स, हमें वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, ये भी मैं आपको बता देता हूं।
1969 में एक कॉन्सेप्ट चली थी और 1977 में जाकर के इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था लोकसभा के रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो संविधान में कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन की बात नहीं की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए आपको ये चीज़ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1/10 होने चाहिए आपके पास। तो 1/10 अभी किन के पास है? कांग्रेस के पास है। तो 99 सीटें थी, तो राहुल गांधी जी को फिर बनाया गया, 10 सालों के बाद कोई बना है ना। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओथ लिया। भाई अगर किसी एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए वो पूछ देगा भाई किस दिन ओथ लिया प्रधानमंत्री जी ने, तो आपको पता होना चाहिए 9 जून 2024 को। अगर हम बात करें 24 जून 2024 को पहला सेशन हुआ था 18वीं लोकसभा का। कौन सा लोकसभा? ये 18th लोकसभा, जिसकी सेशन कभी पहली मीटिंग में बताऊं पार्लियामेंट के अंदर 24 जून 2024 को नई वाली पार्लियामेंट में हुई थी। आपको ये सारी बातें याद रखनी है और भी बातें पढ़ेंगे आराम आराम से नेक्स्ट सीरीज में। देखिए तसीगंग जो हिमाचल प्रदेश में वो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है इंडिया का, 15,256 फीट पे भी आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड श्री विजयपुरम इज जियोग्राफिकली लोकेटेड। अब जिसको नहीं पता होगा करंट अफेयर्स ना, ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे आप। श्री विजयपुरम किस आइलैंड पे लोकेटेड है? अगत्ती आइलैंड, साउथ अंडमान आइलैंड, नॉर्थ अंडमान आइलैंड, कावाराती आइलैंड, कहाँ लोकेटेड है? अब श्री विजयपुरम क्या है? श्री विजयपुरम इज द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है भाई? पहली बात तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल है। तो अगत्ती आइलैंड अगर आपको पता होगा लक्षद्वीप में, कावाराती कैपिटल ही है लक्षद्वीप की, तो ये दोनों तो कट गए। साउथ अंडमान और नॉर्थ अंडमान बचा। अब ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से बनेगा भी नहीं। नॉर्थ और साउथ अंडमान में अगर आप बहुत ही मतलब तुक्का दिमाग लगाकर खेलोगे तो आप साउथ अंडमान कह सकते हो कि चलो बीच बीच में होगा, नीचे में होगा, मतलब ऊपर तो क्या ही होगा, बट दैट्स नॉट अ थिंग, यहाँ पे काम नहीं करेगा। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है किसके? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जिसका नाम बदल करके सितंबर महीने में क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम। आपको ये याद रखना है। तो मेरी बेसिकली मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा करके पूछा, आपको पता होगा तो आप आंसर कर दोगे। देखिए अमित शाह जी की ट्वीट है कि प्रधानमंत्री जी के विजन को दिमाग में रखते हुए पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। क्यों किया गया? कॉलोनियल नेम था, ऑब्वियसली मुझे खुद को भी समझ नहीं आता था। पोर्ट ब्लेयर में वो कोई आर्की चाइल्ड ब्लेयर के नाम पे रखा हुआ था, जिसने वहाँ पे बाद में 1857 के बाद बड़े मतलब सेलुलर जेल वगैरह बना करके उसमें बहुत प्रताड़ित किया था, उसके नाम पे हमने बना रखा था, बताओ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा हुआ नाम चेंज हो गया। उसके बाद कहें तो विजयपुरम हमारी विक्ट्री को बताता है। अंडमान निकोबार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोला इंपायर उस टाइम पे हुआ करती थी। नीचे अगर आपको याद हो चोला इंपायर, चेरा इंपायर, पांड्यास वगैरह पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, तो उसमें उसका रोल था कि उसने श्री विजय जो करके एक इंपायर हुआ करती थी, कहाँ पे? इंडोनेशिया में, वहाँ अटैक किया था। तब उन्होंने इस वेस का यूज किया था अंडमान निकोबार आइलैंड का। तो अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला लोकेशन है हमारे लिए। उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने भी कहा आगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार हमारा तिरंगा यहाँ पे फहराया था। वीर सावरकर जी को यहीं बंद किया गया था सेलुलर जेल, आपको याद हो तो पोर्ट ब्लेयर में ही है। तो ये सारी बातों को दिमाग में रखते हुए उन्हें पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया? श्री विजयपुरम। कहाँ है देख लीजिए एक बार, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है। सबसे नीचे पॉइंट आपको क्या दिख जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ग्रेट निकोबार में भी काफी सारी बातें इस बार हुई है। ग्रेट निकोबार में एक ट्राइब होती है, उसके बारे में बात करेंगे अभी, सोम्पेन ट्राइब। उस पर क्वेश्चन मैंने बार बार मैं स्टेज कर रहा हूँ सोम्पेन ट्राइब पे, क्योंकि वो क्वेश्चन जरूर बनेगा किसी न किसी अच्छे पेपर में। देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, इसको लोअर अंडमान भी कहते हैं। उसके बाद लिटिल अंडमान, देन आफ्टर निकोबार आइलैंड आपका शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई कि किस कहाँ पे है, तो साउथ अंडमान में क्या? पोर्ट ब्लेयर। अब क्या हो गया? श्री विजयपुरम। आपको इसके अलावा और क्या क्या इसमें देख लो एक बार, याद रख लेना। अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। सी कौन सी? अंडमान सी। वहां पे अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन सा है? तो हमने बोला भैया 10 डिग्री चैनल। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई आप बताओ ग्रेट निकोबार और कार निकोबार को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, तो सोमब्रियो चैनल। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे लो इंडिया का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आप नॉर्थ साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला पैसेज कौन सा है, तो डेक्कन पैसेज। ये वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ आइलैंड्स का नाम चेंज किया गया था, जैसे नील आइलैंड का शहीद द्वीप किया गया था, हैवलॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप किया गया था, रॉस आइलैंड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आप इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, एक एक बातें आप लिख लेना। आपको मैंने सब कुछ समझा दिया जो पूछा जा सकता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल तो बिल्कुल याद रखना, अब भूलना मत इसको। आगे देख लेते हैं। 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार नेशनल फ्लैग भारतीय सॉइल पे कब फहराया था? 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में ही। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने क्या नाम उसका क्या कर दिया? चेंज कर दिया गया। डेट आप मत भूलना, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बता दी चोला एम्पायर के बारे में। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के स्पेशली से। कपिल देव प्रसाद जी अभी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस स्टाइल ऑफ हैंडलूम के लिए फेमस थे? उनका एक हथकरघा सिस्टम था, हस्तकरघा जिसको बोलते हैं, वो कौन सा स्टाइल था जिसके लिए वो फेमस थे? और उनके अभी हाल ही में क्या हो गई, डेथ हो गई है। 52 बूटी हथकरघा, 51 बूटी हथकरघा, 100 बूटी हथकरघा या 77 बूटी हथकरघा? मतलब हैंडलूम की एक टेक्निक है भाई, और वो बहुत फेमस थी इस चीज़ के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कपिल देव प्रसाद जी जो हैं वो नालंदा के रहने वाले हैं। अब उनकी डेथ हो चुकी है, और वो 52 बूटी हथकरघा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। अपनी जो वो चीज़ें हैंडलूम्स बनाया करते थे उसमें वो 52 बूटी का एक टेक्निक यूज किया करते थे, जिसमें वो, अब देखो यार, अब हस्तकरघा के अंदर वो सिलाई वगैरह करने की उनकी टेक्निक थी, बड़े अच्छे अच्छे उस पर ग्राफ्स वगैरह वो बना देते थे, अच्छे अच्छे स्टाइल्स वगैरह बनाते थे। कहाँ के हैं? नालंदा के। आपको इसके अलावा क्या याद रखना है, 2023 में पद्मश्री दिया गया था इनको लास्ट ईयर, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि 2023 में इनको पद्मश्री दिया गया था। और इनके दादाजी जो शनिचर तांती करके इनका नाम था, उन्होंने इस टेक्निक का क्या किया था, इजाद किया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार शरीफ के पास का एरिया है, वहां के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट रिलेटेड टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप? अगर मैं सिंपली ट्राइब नहीं होना चाहिए था, पीवीटीजी होना चाहिए, ठीक है। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन है जो इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप से नहीं आता है, उस पर नहीं रहते हैं? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सोम्पेन्स, ओंग्स, जराबाज या द निकोबारीज, इसमें से कौन ऐसा पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब नहीं है या ग्रुप नहीं है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहता है? तो आपका आंसर होना निकोबारीज, ठीक है। द निकोबारीज करके एक ट्राइब है, लेकिन वो पीवीटीजी नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो पीवीटीजी होगा तो सही होगा। ट्राइब तो है ही निकोबारीज, पीवीटीजी नहीं है। पीवीटीजी क्या होता है भाई, ये कौन सी रॉकेट साइंस होगी? देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1960-61 में एक धेवर कमीशन बनाई थी, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये बताया कि कुछ ट्राइब्स, जनजातियां ऐसे हैं भारत में, जैसे अबूझ मारिया एक जनजाति है, सहरिया जनजाति पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उसके अलावा कोंडामारिया जनजाति पढ़ी होगी, बहुत सारे जनजाति हैं इंडिया में, ठीक है ना। बिहार झारखंड में भी आपको मिलेंगे, असम में मिलेंगे, उसके अलावा फिर आपको ऑलमोस्ट सारे इंडिया में मिल जाएंगे। करीब करीब 18 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे आपको ये लोग मतलब पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लोग मिलते हैं आपको, है ना। उनकी एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी है, बहुत ही, आज भी वो मतलब जिसको बोलते हैं ना स्टोन एज में जी रहे हैं, वैसी सिचुएशन अगर लगभग, ठीक है। लिटरेसी लेवल बहुत ही कम है। बैकवर्ड इकोनॉमिक, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, अभी भी उनका मतलब जो इकोनॉमी से कुछ खासा ऐसा लगाव नहीं है। और उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन घटती जा रही है, कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है। देखो, डिक्लाइनिंग मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में एक भी अगर पॉपुलेशन कमा है तो उसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलेंगे, बढ़ा है तो उसको इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। ये चारों वो क्राइटेरियाज हैं जो पीवीटीजीज को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये क्राइटेरियाज बच्चों को याद नहीं होते। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछता हूँ, मुझे याद नहीं था जब ये पेपर में पूछा गया था, आज से 3-4 साल पहले किसी पेपर में। तो आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक बार उन्होंने शायद एग्जांपल दे दिया था कि शायद मैरिज वगैरह को लेकर के दे दिया था कि मैरिज जो है उनका बहुत कम होता है, तो आई थॉट कि हाँ यही पॉइंट हो सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। टोटल 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। देखिए, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कुछ नहीं होता, भारत में बहुत सारी जनजातियां होती हैं, उसमें से कुछ जनजातियां यानी 75 जनजातियां अभी भारत सरकार के हिसाब से ऐसी हैं जिनके पास ये चारों क्राइटेरियाज वो फुलफिल करते हैं। उसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, तो हम उसके लिए बात कर रहे हैं पीवीटीजी। जब ओरिजिनल डेवर कमीशन ने बताया था तो उसका नाम क्या था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। फिर 2006 में हमने उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, पीवीटीजी। ये भी आप याद रख लीजिएगा, कब चेंज किया गया था, 2006 में। अब उसके अलावा अंडमान में बात कर ले तो ग्रेट अंडमानीज, ओंग्स कहाँ मिलते हैं, लिटिल अंडमान में, ये भी याद रखिएगा। जराबाज, साउथ एंड मिडिल अंडमान, अभी आपको अंडमान का पिक्चर दिखाया था ना मैंने, साउथ और मिडिल अंडमान, ठीक है। सेंटिनलीज, सेंटिनल आइलैंड पे देखो, सेंटिनलीज तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, लास्ट 2-3 साल पहले भी न्यूज में काफी ज्यादा थे। और सोम्पेन्स, ग्रेट निकोबार के। अब सोम्पेन ट्राइब क्यों न्यूज में आ गया है इतना ज्यादा, ये ट्राइब लगभग 239 है, मैं एग्जैक्ट डेटा आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखा हूं। उसमें से 7 लोगों ने इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इतनी कोशिशों के बाद पहली बार जनरल इलेक्शंस में वोट करा। आजादी के लगभग 70-75 सालों बाद पहली बार इस ट्राइब ने वोट किया है, ये आपको याद रखना है। 7 लोगों ने इनका वोटिंग किया है, सोम्पेन ट्राइब के हैं, ये आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, यूपी से स्क्रीनशॉट से जुड़ने का फायदा क्या होगा आपको। मैं वहां पे भारत रत्न सीरीज चला रहा था, उसमें भी भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया था इस साल, उसमें से 4 लोगों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब 23 पॉइंट मैंने सिर्फ
कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में डिस्कस किया है। जन्म से लेकर के उनकी डेथ के बीच में उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया, कौन से रिसिपिएंट है 49 नंबर के, उसके अलावा इनकी पार्टी का क्या नाम था, ये मुख्यमंत्री कितनी बार रहे, एज ए शिक्षा मंत्री इन्होंने क्या काम किया, उसके अलावा ये जब डेथ हुई थी इनकी तो इसके ऊपर किन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को लेटर लिखा था, ये क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। रघुवंश प्रसाद जी ने मतलब लेटर लिखा था कि भाई इनके ऊपर चेक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि इनकी डेथ हुई कैसे, अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हुआ था। तो आप समझ रहे हो, इतनी सारी पॉइंट शायद आप में से कई बच्चों की कॉपी में होगी भी नहीं ये पॉइंट्स, तो आपको मैं कह रहा हूँ यूपीएससी स्क्रीनशॉट से जुड़िए और आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आप ये सारी बातें लिख लेना ना भाई। ये समर्थ सीरीज के अंदर पॉइंट ही है। मुंगेरी लाल कमीशन इन्होंने ही बनाई थी, महिलाओं को 3% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 3% आरक्षण, उसके अलावा ये ओबीसी वगैरह को आरक्षण देने की बात इन्होंने ही करी थी उस टाइम पे। शराबबंदी इनके द्वारा लागू करी गई थी, ठीक है। जब ये जोसेफ टिटो जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको नया कोट गिफ्ट किया था जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, बेसिकली उनके पास नहीं था। तो ये सब ये बातें फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार एमएलए कहाँ से बने, एमपी कहाँ से बने, मुख्यमंत्री कब बने, ये सारी बातें पॉज करके लिख लीजिएगा। और ट्विटर पे आइए, यूपीएससी स्क्रीनशॉट को फॉलो करें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी हाल ही में बनाया गया था, 18th, 17th, 60th या 15वीं, कौन सी फाइनेंस कमीशन। तो आपको याद रखना है कि हमारा 16th फाइनेंस कमीशन अभी बनाया गया। फाइनेंस कमीशन क्या चिड़िया का नाम है, आर्टिकल 280 के तहत है संविधान के अंदर कि हर 5 साल के बाद एक बार भारत सरकार क्या करेगी, फाइनेंस कमीशन बनाएगी। बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट मतलब बनाती है, वो अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के। आर्टिकल 280 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, संविधान के अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। अब आपको इसके अलावा क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं। 31 मार्च 2026 को जो हमारी अभी फाइनेंस कमीशन चल रही है, 15वीं फाइनेंस कमीशन, इसके रिकमेंडेशन का जो टाइम पीरियड है वो 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। और गैप तो होना नहीं चाहिए, तो यानी किस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से 16th फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करेगी 41% देना है, 42% स्टेट्स को देना है, या कैसे डिवोल्यूशन करना है सेंट्रल स्टेट के टैक्सेस को, वो बताई जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा स्पेसिफिकली। वो किस दिन से लागू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से इस पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस एक्टिव हो जाएंगे। 31 मार्च 2026 तक किसके एक्टिव रहेंगे, 15वीं फाइनेंस कमीशन की। बातें यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखी है। 15वीं फाइनेंस कमीशन ने भी लगभग 6 साल के टाइम पीरियड को क्या किया है, कवर किया है। बीच में 1 साल बढ़ा करके इनको दिया गया था। लेकिन ये जो हमारा 16 फाइनेंस कमीशन है, इसका जो बेसिकली कमीशन है ये 2031 तक रहेगा इनका, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2031 तक इनके रिकमेंडेशंस एक्टिव रहेंगे। उसके बाद 17th फाइनेंस कमीशन बनानी पड़ेगी भारत सरकार को। ये आपको याद रखना, ये बातें और पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा कि 11th फाइनेंस कमीशन भी 6 सालों के लिए था, 10th फाइनेंस कमीशन भी 6 सालों के लिए था। ये बातें मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके अलावा क्या क्या याद रखना है, देखिए 31 अक्टूबर 2025 तक, अभी जो अगले खत्म होने वाला है 2025 में 31 अक्टूबर, अभी एक साल अभी भी समय है फाइनेंस कमीशन पर। जो 16वीं फाइनेंस कमीशन है उसको अपना रिकमेंडेशंस देने के लिए 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया साहब। उसके अलावा 4 सदस्य और हैं, कौन कौन है, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो आर्थिक सलाहकार हैं सौम्य कांति घोष, अंशकालिक हैं, परमानेंट नहीं है, मतलब पार्शियल मेंबर हैं ये, ठीक है। उसके अलावा मनोज पांडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको बाद में अपॉइंट किया गया। ये चारों व्यक्ति आपको याद रखने हैं। उसके अलावा 31 दिसंबर 2023 को गठन हुआ है, 31 दिसंबर को गठन हुआ 2023 में लास्ट ईयर। 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट देना है। और पहली बैठक इस 16वीं वित्त आयोग की कब हुई है, 14 फरवरी 2024 को, ये भी आपको याद रखना है। पहला फाइनेंस कमीशन कब बना था, 6 अप्रैल 1952 को। केसी नियोगी साहब हमारे उस टाइम के चेयरमैन थे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अरविंद पनगड़िया जी के बारे में पढ़ लीजिए एक बार। देखिए भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं, 16th फाइनेंस कमीशन के ये अभी चेयरमैन भी हैं, और भारत के नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन भी यही थे। यही मैंने आपसे सवाल पूछा था। पहले सीईओ सिंधुश्री खुल्लर हैं और पहले वाइस चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के। और ये सवाल एमपीपीसीएस में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था, आपको याद होना चाहिए। तो अरविंद पनगड़िया साहब के बारे में पढ़ लीजिएगा। 3 बातें जो मैंने आपको बताई, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी पहले, ठीक है। उसके अलावा रिसेंटली, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगले पेपर में डिस्कस करेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं, आप इतने क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। उसके अलावा चलते चलते सीरीज में देख लेते हैं एक बार। PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है।
15 जनवरी को स्पोर्ट्स डे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम स्पोर्ट्स डे कब बनाएंगे, 15 जनवरी को, टू ऑनर किनको, रेसलर के दादा साहब जादव। स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, उस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। भारत में कब मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे, आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क कहां है, पेंच टाइगर रिजर्व बनाया गया है। वैसे हानले लद्दाख के अंदर स्काई ऑब्जर्वेटरी है, डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी, पर डार्क स्काई पार्क रिजर्व कौन सा है, तो पेंच टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखिएगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मिलेगा आपको। कालाहांडी यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में है, बेसिकली उड़ीसा में, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मां मानिकेश्वरी यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डन वीजा यूएई द्वारा दिया जाता है, एक स्पेशल वीजा है, ठीक है, वो किनको दिया गया है, आनंद कुमार जी को, ये याद रखिएगा, बिहार से स्पेशल ने। आनंद कुमार जी मतलब पहले ऐसे मैं बोलूं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है जिनको दिया गया, वरना अभी तक तो ज़्यादा तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ही दिया जाता था, ठीक है ना। पहले रिसिपिएंट थे इसके, मतलब ये क्या नाम है, शाहरुख खान साहब, उनको दिया गया था। यूएई ऑब्वियसली शाहरुख खान को बहुत पसंद भी करती है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द अवार्ड तिमोर लेस्ते और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड फिजी, ये दोनों चीज मत भूलिएगा, पूछेंगे तो यही दोनों पूछेंगे, मुझे जहां तक याद है। ये दोनों भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस साल दिया गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इन दोनों देशों के रिस्पेक्टिव हैं ये। तिमोर लेस्ते वाले का क्या नाम है, ग्रैंड कॉलर, और फिजी वाले का क्या नाम है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। किसको दिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक कैलेपो, भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला कोई नॉन भूटानी, जब पहली कोई व्यक्ति है जो भूटान से नहीं है और उनको से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, वो कौन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनको दिया गया ऑर्डर ऑफ द ड्रेक गैलिप्लो बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, रसिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये भी किसको दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री को। तो ये दोनों पीएम साहब को और ये दोनों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन रह गया एफएटीएफ का, अगले पेपर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इन सब टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे ये व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप इस पे ऑफिशियल नंबर, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, आप कुछ डाउट हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू सो मच।